ओके ओके स्टूडेंट, आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पेपर देखेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष। अब आपको पता है जो उत्तर प्रदेश विशेष है, जो मेरा मेन पर्पज है मेंस के लिए, मेंस यानी मुख्य परीक्षा। आपको पता है जो उत्तर प्रदेश विशेष का पेपर है, पहले एक वैकल्पिक विषय हुआ करता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय। पहले यूपीएससी में यूपीपीसीएस में 2 वैकल्पिक विषय हुआ करते थे, लेकिन बाद में एक को खत्म कर दिया गया, एक बचा रहा। उसको लेकर भी विवाद होता रहा। विवाद क्यों होता रहा? क्योंकि जो मानविकी विषय हैं उसमें मार्किंग कम होती है, जो साइंस के विषय थे उनमें मार्किंग ज़्यादा हो रही थी। तो इसलिए जो मानविकी विषय वाले हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, दोनों के स्कोर में काफ़ी गैप हो जा रहा था। इसी को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। कैसा आया तो आप स्केलिंग सही से करिए, अगर आप स्केलिंग नहीं कर रहे हैं तो नंबर का जो है मार्किंग सही से करिए। लेकिन इस पर कोई संतोषजनक रिस्पॉन्स यूपीपीएससी की तरफ से नहीं आ पा रहा था। दूसरा, इस वजह से भी विरोध हो रहा था कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश में आके सिलेक्ट हो रहे थे, और जो कि अगर आप देखें, अगर आप अदर राज्यों में जाएंगे, जो अदर राज्यों के आयोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने राज्य विशेष के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दे रहे हैं, उनका अनुपात ज़्यादा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनको वहाँ सिलेक्शन लेने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि ऐसा है, आप मुख्य परीक्षा में भी उत्तर प्रदेश के विशेष पेपर शामिल करिए। अंततः क्या किया, आयोग ने इस बात को स्वीकार किया और मेंस के स्तर पर 2 पेपर रखे, जिनको कहा गया उत्तर प्रदेश विशेष। और उत्तर प्रदेश विशेष में 2 पेपर हैं। अगर मैं आगे चलूँ तो इसमें 2 पेपर हैं उत्तर प्रदेश विशेष। एक को बोलते हैं पेपर 5th और पेपर 6, पेपर 5th, और दूसरा है पेपर 6th। ठीक है, और जो दोनों पेपर हैं 200 अंक के हैं, ठीक है ना, 200 मार्क्स। ये भी 200 अंक का है। और दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो है 20, और 20 में क्या है, 10 है शॉर्ट और 10 क्या है लॉन्ग। और सेम सिचुएशन यहाँ भी है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 8 अंक के हैं, 8 मार्क्स के, और जो उनकी शब्द सीमा है 125, 125 वर्ड्स। ठीक है, और दूसरी बात ये समझिए, जो लॉन्ग वाले हैं इनके लिए जो अंक निर्धारित है 12, ठीक है, जो शब्द सीमा है, वर्ड लिमिट, वो है 200, 200 शब्द। छोटे वालों के लिए 2 पेज दिया जाता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता। और बड़े वालों के लिए, जो बड़े आंसर क्वेश्चंस हैं, उनके लिए 3 पेज। ठीक है, ये इतना आपको लिखना होगा। अब देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 20, 10 छोटे 10 बड़े, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 पेज, तो 20 पेजेज। ठीक है, और बड़े वालों के लिए 3 पेज, तो टोटल 30 पेजेज। और क्योंकि 30 पेजेज आप 20 और 30 मैच कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 50 पेजेज आ जाएंगे। और आपको लिखने कितने में है, 3 घंटे में लिखने हैं। यानी आपकी जो राइटिंग स्पीड है बहुत अच्छी होनी चाहिए 3 घंटे में लिखने के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बातें पता नहीं होती, और आपको ये भी पता होना चाहिए एक दिन में 2 पेपर होता है। तो 3 घंटे तो सुबह लिखेंगे 9 से 12, और 3 घंटे शाम को लिखेंगे 2:30 से 5:30, 6, जो भी उनका शेड्यूल रहे। तो मेंटली प्रिपेयर होना है, केवल पढ़ना नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और एक बात और याद रखना है कि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके इंटरव्यू की कॉल नहीं होगी। हाँ, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, समस्या है, तो भूमिका छोड़ दो, निष्कर्ष छोड़ दो, लेकिन मेन बॉडी क्या करो, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। अगर मेन बॉडी भी कंप्लीट नहीं करेंगे तो ऑलरेडी यू विल बी आउट ऑफ कंपटीशन। अब हम बात करते हैं अपने काम की चीज, जो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 5th पर। पेपर 5th पर अब आपको पता है जो पेपर 5th है, इसमें एक बहुत
प्रोमिनेंट टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है। उसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। ठीक है ना। हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसमें आज हम लोग जो चर्चा करेंगे प्राचीन नगर, एंशिएंट सिटीज। ठीक है, प्राचीन नगर, एंशिएंट सिटीज। अब आपको पता है उत्तर प्रदेश क्या है? एक धार्मिक विविधता वाला राज्य है, धार्मिक विविधता वाला राज्य है। अब आपको पता है क्योंकि धार्मिक विविधता वाला राज्य क्यों है? क्योंकि हिंदू धर्म भी है, इस्लाम भी है, जैन, बौद्ध। अब आपको पता है ना, जो जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बौद्ध और जैन धर्म का पालना भी कहा जाता है। और जाहिर सी बात है इस्लाम की आबादी लगभग ठीक ठाक 17-18% इस्लाम आबादी भी है, इस्लाम धर्म को मानने वालों की। हिंदू धर्म ऑलरेडी बहुमत में ही है। तो जाहिर सी बात है जो ये सारी चीजें हैं, मतलब ये धर्म हैं, इनके जो तीर्थ स्थल हैं जो प्राचीन काल से ही क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, संकीसा, श्रावस्ती। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अमूमन बनते रहते हैं। जैसे एक बार तो वाराणसी से बना था कि व्हाट इज द कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ वाराणसी। सेकंड बार प्रयागराज से बना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रयागराज। क्यों? क्योंकि हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। और यहाँ केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के अनुयायी जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मथुरा आना चाहते हैं, बनारस आना चाहते हैं, अयोध्या आना चाहते हैं। क्योंकि जो हिंदू धर्म के मेजर देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी जन्मस्थली मथुरा, भगवान राम उनकी जन्मस्थली अयोध्या, ये क्या है? ये मेजर गॉड है। तो कोई भी जाहिर सी बात अगर हिंदू धर्म का अनुयायी होगा तो इन स्थानों पर आने का, उसकी आने की इच्छा रहेगी। तो जाहिर सी बात है इस वजह से क्या हो जाता है, जो उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी प्रयागराज में कुछ समय पहले क्या हुआ था, महाकुंभ हुआ था। उस समय भी चर्चा का विषय हुआ था, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले कैसे ये भी याद रखना है, जब भी आप विषय वस्तु पढ़िए तो आपको लिखने समय 3 बातें याद रखनी है। पहला, भूमिका लिखनी पड़ती है, तो थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका परिचय देना जरूरी है। दूसरा फिर क्या है, मुख्य भाग, मेन बॉडी लिखना पड़ता है। और हमेशा याद रखना जो मेन बॉडी हो वो टू द पॉइंट हो। अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ अनलेस अनटिल यू हैव टू नीड एनालिसिस। जब अगर विश्लेषण की जरूरत हो तभी आप पैराग्राफ में करिए। क्यों? पैराग्राफ में सारे एस्पेक्ट कवर नहीं हो पाते। टू द पॉइंट में क्या होता है, आप मैक्सिमम एस्पेक्ट को टच कर सकते हो, लेकिन पैराग्राफ में बहुत समस्या होती है। दीज आर द बिग प्रॉब्लम। और तीसरा क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, सुझावात्मक, कि आप क्या है थोड़ा भविष्योन्मुखी अपने सुझाव दीजिए कि आने वाले समय में क्या किया जा सकता है या क्या पॉजिटिव चीजें हैं। अब देखिए जैसे भूमिका का मैंने आपसे चर्चा किया है। अब मान लो अगर आपको पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों का परिचय दीजिए, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों का परिचय दीजिए। अब देखिए यहां कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा भूमिका लिखनी पड़ेगी। भूमिका कैसे लिखेंगे, जैसे हेडिंग बनाएंगे या हेडिंग नहीं भी बनाएंगे तो आप ऐसे लिखिए, जैसे उत्तर प्रदेश एक समृद्ध इतिहास एवं विरासत वाला राज्य है। तो क्या हुआ पहली लाइन, उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य। समृद्ध राज्य क्यों है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्म के जो पवित्र स्थल है वो यहाँ है। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग उत्तर प्रदेश में, जैन धर्म का विकास उत्तर प्रदेश में, हिंदू धर्म की मेजर साइट्स अयोध्या, मथुरा, काशी उत्तर प्रदेश में। आपको पता है इस्लाम में भी जो फतेहपुर सीकरी है, आगरा है, उसके बाद बहुत सारे रूलर यहाँ रूल किए हैं तो उनके बहुत सारे किले भी पाए जाते हैं। अकबर का किला है, तो ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में जौनपुर, ये भी महत्वपूर्ण है, तो इन सबको ध्यान में रखना है। तो क्या हो गई, विरासत हो गई। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एक समृद्ध इतिहास एवं विरासत वाला राज्य है। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जहाँ संस्कृति, ज्ञान, परंपरा और वाणिज्य के प्रकाश स्तंभ हैं। तो क्या हो गई, ये आपकी भूमिका हो गई। कई ऐसी जगहें हैं जो संस्कृति, संस्कृति मतलब मथुरा, काशी, अयोध्या, ज्ञान काशी, उसके बाद परंपरा, परंपरा में पूरा उत्तर प्रदेश ही है जो अपने कल्चरल विरासत को लेकर आगे बढ़ता है। उसके बाद वाणिज्य, आपको पता है व्यापार वाणिज्य भी क्या है, उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक पैमाने पर है। हाँ, विकसित राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए व्यापार और वाणिज्य में अंतर होता है। व्यापार क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की क्रय बिक्री, क्रय विक्रय, लेकिन वाणिज्य क्या है, इस क्रय विक्रय को आसान बनाने के लिए सभी सपोर्ट सिस्टम को ही वाणिज्य कहा जाता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, अब देखिए ये हो गया प्राचीन नगर का भूमिका, प्राचीन नगर की भूमिका। लेकिन मान लो अब क्वेश्चन एराइज होता है कि प्राचीन नगर कौन 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 है ना, प्राचीन नगर कौन है, मतलब किस किस प्रकार के प्राचीन नगर हैं या कितने प्राचीन नगर हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आ जाता है वाराणसी, ऐसे इसको फिगर में बना लेना पहले। दूसरा क्या है, वाराणसी के बाद है अयोध्या। अगर ऐसे आप बना देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप क्या है, आपको क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग आती है। तीसरा है मथुरा, मथुरा आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली। चौथा है कन्नौज, आपको पता है ना हर्षवर्धन यहीं से शासन करता था। अगला संकीसा, ठीक है ना, संकीसा ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है, जैन धर्म के लिए माना जाता है। उसके बाद श्रावस्ती, आपको पता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किया, कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। उसके बाद है प्रयागराज, प्रयागराज आपको पता है तीर्थराज भी कहा जाता है इसको। इतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाराणसी को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक वाराणसी कि व्हाट इज द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाराणसी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम वाराणसी देखेंगे तो वाराणसी को भी कई पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो पहला क्या है, भौगोलिक महत्व क्या है, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाराणसी। दूसरा क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तीसरा क्या है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, व्हाट इज द कल्चरल इंपॉर्टेंस, सांस्कृतिक महत्व। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब ऐसा क्या हो रहा है, अगर इसको आप बना देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, इसकी क्लियर कट जानकारी आपको है, यानी आप मेंटली बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको किस वे में राइटिंग करनी है। अगर आप उलझा के लिखेंगे, इधर उधर लिखेंगे, एग्जामिनर को इरिटेट करेंगे, नंबर नहीं देगा। सबसे पहले ये बात भी समझनी है, एग्जामिनर जो होते हैं उनकी एज ज़्यादा होती है और फिजिकल मतलब बहुत सारे उनके पास फिजिकल मेंटल इशू भी होते हैं। ज़्यादा इरिटेट करेंगे, नंबर नहीं देंगे। आपको कापी क्या रखना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके रखना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है बिल्कुल परेशान नहीं करना। किसी का कापी चेक करने का मन नहीं करता, किसी न किसी मजबूरी की वजह से कापी चेक करने चला आता है। अगर आप परेशान, उसको भी क्या है, उसको पैसे कमाने हैं। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, ऐसी कापी लिख दी है, कोई पैसा कमा नहीं पा रहा है तो इरिटेट होगा। तो इरिटेट क्या होगा, अपनी झल्लाहट आपके ऊपर उतार देगा, मार्किंग खराब कर देगा। तो करना क्या है, अपनी कॉपी में आकर्षण पैदा करना है। अब आकर्षण बिल्कुल क्या हो, सिंपल हो, तो देखते ही क्या करे, तुरंत चेक करके आगे बढ़ जाए। तो जब परेशान नहीं करोगे तो आपको परेशान नहीं करेगा, मार्किंग अच्छी कर देगा। तो क्या करना, हमेशा क्या करना है, अपनी कॉपी को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके रखनी है, इधर उधर ज्यादा नहीं लिखना। अब देखिए हम वाराणसी के विषय में क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वाराणसी के विषय में आपको भूमिका भी बनानी पड़ेगी। जैसे अगर हम आप भूमिका बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे वाराणसी को प्रकाश का शहर या काशी कहा जाता है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरी लाइन क्या लिख देंगे, यह भारत का सबसे पुराना लगातार जीवंत बसा हुआ शहर है। सबसे पुराना क्यों है, क्योंकि इसका प्राचीन काल से ही महत्व है। जो 12 ज्योतिर्लिंगों का कॉन्सेप्ट है
उसमें क्या है, वाराणसी भी है। जो 12 ज्योतिर्लिंग थे जो भगवान शिव से संबंधित हैं, उसमें एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है, वाराणसी में, जिसको बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद अगर प्राचीन भारत में देखेंगे तो काशी जो है संस्कृति का एक अध्ययन केंद्र रही है, संस्कृत विषय का, यानी ज्ञान की नगरी रही है। और उसके बाद बहुत सारे मुगल आक्रमण आए, तुर्की आक्रमण हुए, लेकिन फिर भी ये शहर क्या हुआ, अपनी विरासत को सजो के रखा हुआ है। तो क्या है, जीवंत है, यानी अपनी अस्मिता से क्या किया, कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो ये इसका क्या हो गया, ये भूमिका हो गई। ठीक है, अब भूमिका लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, मुख्य भाग पर आ जाएंगे। अब क्या लिखेंगे, महत्व। और महत्व में पहली हेडिंग बनाएंगे भौगोलिक महत्व। अब आपको यह भी याद रखना है, अगर आपकी स्पीड राइटिंग कमजोर है, राइटिंग स्पीड, तो आपको पेन बार बार नहीं चेंज करना, केवल ब्लू पेन का यूज करिए, उसी से हेडिंग लिख दीजिए। ठीक है, तो पहले लिख लो भौगोलिक महत्व। भौगोलिक, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस में क्या है, आपको पहला टू द पॉइंट, एक गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो इसका लाभ क्या है, पर्यटन का विकास हो जाएगा, सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विस्तार हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, इस क्षेत्र में कृषि का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिलेगी। जब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना क्या है, सतत विकास लक्ष्य भी है ना। तो पहला क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित, सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के तट पर स्थित। ठीक है, दूसरा इससे क्या हो रहा है, इससे सिंचाई साधनों का विस्तार, सिंचाई साधनों का विस्तार। ठीक है ना, जलोढ़क, जलोढ़क मृदा का निक्षेप हो जाता है गंगा के मैदान में, और परिणाम क्या होता है, कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, उत्पादन का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादकता का मतलब क्या है, एक यूनिट में आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर आपकी भूमि अच्छी है, आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं, आपके पास मशीनरी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, बहुत हाई लेवल पे होगी। ठीक है ना, और उसके बाद अब, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, दिस इज द ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाराणसी। अब दूसरा हम क्या देखेंगे, आर्थिक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, आर्थिक में पहला जान लीजिए कि जो वाराणसी है, लखनऊ, पटना, प्रयागराज, अयोध्या के निकट, के निकट, तो इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन। तो पहला इसका इंपॉर्टेंस ये है, क्योंकि आप कुछ भी बनाएंगे तो यू हैव टू नीड मार्केट, विदाउट मार्केट हाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। तो आपको बाजार तो चाहिए ना, तो बाजार के लिए क्या है, लखनऊ है, पटना है, प्रयागराज में है, यू कैन इजिली सेल योर प्रोडक्ट। तो पहले इसका इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, ये पर्यटन के रूप में भी ये क्या है, काफी विकसित है, पर्यटन के रूप में स्थापित। आपको पता है ना, वाराणसी में न केवल देश के बल्कि विदेशी पर्यटक आते हैं, तो उससे क्या होता है, स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होता है, और जो उत्तर प्रदेश की छवि है पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर होती है। तो यानी क्या हो जाएगा, रोजगार का सृजन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सृजन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आपको पता है ना, वाराणसी जो है बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर बनारसी साड़ीज, बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब 2015 में मिशेल ओबामा आई थी, मिशेल ओबामा वाइफ ऑफ बाराक ओबामा, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस मिशेल ओबामा, तो उनको क्या किया गया था, गिफ्ट किया गया था, इस बनारसी साड़ी को गिफ्ट दिया गया। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा। तो इससे भी क्या हुआ, बनारसी साड़ी का काफी प्रचार प्रसार हुआ था, जिस बात को संकेत है कि बनारसी साड़ी वाकई में अपने आप कितना महत्व रखती है। अगला क्या है, हस्तशिल्प केंद्र है ना। हस्तशिल्प का मतलब क्या है, ऐसे प्रोडक्ट जो हाथ से बनाए जाते हैं। हस्तशिल्प का केंद्र, जाहिर सी बात है जो हस्तशिल्प है, जो इस रोजगार में है, उनको क्या होता है, रोजगार की प्राप्ति होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, प्रति व्यक्ति आय बेहतर होगी। जब प्रति व्यक्ति आय बेहतर होगी तो क्या करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश करेंगे। जब शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश करेंगे तो नागरिकों को क्या होगा, सशक्तिकरण होगा, ठीक है ना। सिटीजन विल एम्पावर और दैट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो हस्तशिल्प में क्या हो जाएगा, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने। उसके बाद क्या है, पीतल की नक्काशी, पीतल की नक्काशी। और थर्ड पॉइंट क्या है, पत्थर पर नक्काशी। सही बात तो यह है। चलो, पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन, ठीक है ना। अभी हो जाएगा पत्थर पर नक्काशी, ज्यादा फेमस है, पत्थर पर नक्काशी और पीतल के बर्तन, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बहुत फेमस हैं वाराणसी के, जैसे तिरंगा बर्फी काफी फेमस है, ठीक है ना। लंगड़ा आम, बनारसी पान आपको पता है, इस पर गाना भी बन चुका है, बनारसी पान, ठीक है ना। रामनगर भाटा, रामनगर भाटा, इनको क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग। और जीआई टैग कितने होता है, 10 वर्षों के लिए, ठीक है ना। और ये एक एक्ट है 1999 का, उसी के तहत क्या किया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसी के तहत इनको 10 सालों के लिए दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, स्थानीय उत्पाद, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग बढ़ जाती है, ब्रांडिंग में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो फिर क्या होंगे, ज्यादा बिकेंगे, ज्यादा बिकेंगे तो क्या होंगे, जो स्थानीय लोग हैं उनको लाभ मिल जाएगा। अगला फेमस क्या है, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान केंद्र भी है। हर बार पीसीएस में लगभग पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम हो जिसमें ना पूछा जाए सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो संभव कम दिखता है। तो वह सब्जी अनुसंधान केंद्र यानी वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, वेयर इज सिचुएटेड एट वाराणसी, ठीक है। अब आगे चलें, सांस्कृतिक महत्व, व्हाट इज द कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ वाराणसी। सांस्कृतिक महत्व, ठीक है ना। आपको पता है 18 महाजनपद थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 18 महाजनपद, 18 महाजनपद, जिसमें 8 उत्तर प्रदेश में थे। अब 8 में एक काशी महाजनपद भी था, है ना। तो आप समझ सकते हैं काशी महाजनपद। दूसरा, इसी वाराणसी में सारनाथ स्थित है, जहां महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, ऋषिपत्तनम नामक स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश, फर्स्ट सेरेमन आप बुद्धा एट सारनाथ, सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको पता है जो चीनी यात्री हैं वो फाहियान और हुएनसांग, वो सारनाथ का वर्णन करते हैं ना, फाहियान एवं हुएनसांग द्वारा
सारनाथ का वर्णन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है, मौर्य सम्राट ने अशोक ने क्या किया था, चौखंडी स्तूप का निर्माण कराया। यहाँ चौखंडी स्तूप का क्या कराया था, निर्माण। चौखंडी स्तूप एवं सिंह शीर्ष, सिंह शीर्ष क्या है, वही जो शेर है जो भारत का प्रतीक चिन्ह है, उसका निर्माण किसने किया था, अशोक ने किया था। उसी को आगे चलकर भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। तो सिंह शीर्ष का निर्माण वो सारनाथ में ही दिखाई देता है, सिंह शीर्ष का निर्माण। और क्या है, गुप्त काल में स्थित एक धर्मिक स्तूप है, वो भी कहाँ है, वाराणसी में है। ठीक है ना, तो सॉरी, गुप्त काल में निर्मित धमेक स्तूप, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, आपको पता है ना, शिक्षा का प्रमुख केंद्र। ठीक है, मेजर सेंटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रमुख केंद्र। और शिक्षा के प्रमुख केंद्र में आपको पता है संस्कृत शिक्षा के लिए वाराणसी विश्वविख्यात है, संस्कृत शिक्षा। और यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, बनारस संस्कृत कॉलेज है, जोनाथन टंकन सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, एनी बेसेंट है, काशी विश्वविद्यालय है जिसे बीएचयू कहते हैं। तो आपको क्या पता लग रहा है कि एजुकेशन का क्या है, हब है, मेजर सेंटर है। अगला, केवल शिक्षा तक नहीं है, संगीत और नृत्य परंपरा से भी विशेष रूप से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय संगीत क्या है, कथक है। मतलब एक ही उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय संगीत है वो क्या है, मतलब नृत्य, वो उसका नाम क्या है, कथक। नृत्य लोक कला, नृत्य लोक कला का केंद्र। ठीक है, अब आपको पता है कला का केंद्र, उदाहरण के लिए आपने सुना होगा गिरिजा देवी का नाम, कई जगह पूछा है, कई एग्जाम में, वनडे में भी, सिविल में भी। गिरिजा देवी ये बनारस घराने से हैं, कई बार पूछा गया इनका संबंध किस घराने से है। संगीत के कई घराने होते हैं, घराने क्या है, संगीत सिखाने की एक जो कार्यशैली होती है उसी को घराना कहा जाता है। तो जो गिरिजा देवी थी बनारस घराना से थी, और इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था ठुमरी गायन की रानी। ये ठुमरी गाती थी, ठीक है ना, इनको क्या कहा जाता था, ठुमरी गायन की रानी। ठुमरी गायन की रानी कहा जाता था किनको, गिरिजा देवी को। उसके बाद एक है रामनगर स्थान है, जो रामनगर वाराणसी में क्षेत्र है, वहां की रामलीला है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो ठीक है ना, राम नगर की रामलीला, ये भी काफी फेमस है। ठीक है, उसके बाद और हम देख लेते हैं, इतने देखिए, इतना आप लिख नहीं पाएंगे, मतलब यू विल बी नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल पॉइंट्स, बट यू शुड लर्न, यू शुड रिमेंबर, मतलब यू शुड प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ टॉपिक, अदरवाइज यू विल बी मिस इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या है, इन्फॉर्मेशन का बर्डन बहुत ज्यादा है, सारे फैक्ट याद नहीं आते। 10 फैक्ट याद करोगे 6 ही लिख पाओगे, तो जितने ज्यादा फैक्ट याद करोगे उतना बेहतर स्थिति में रहोगे। अगर 5 याद करके जाओगे 3 ही याद आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, अब जैसे अगला क्या है, विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का केंद्र है वाराणसी, विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का केंद्र। अब इसमें एग्जाम्पल दे दो, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। और दूसरा क्या है, भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर कई बार पीछे में पूछा गया है कि वेयर इज भारत माता मंदिर सिचुएटेड, तो व्हाट वुड बी आंसर, दैट इज बनारस, वाराणसी, भारत माता मंदिर। ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब एक संकट मोचन हनुमान मंदिर भी है, लेकिन मेजर 2 ही हैं। उसके बाद काशी को, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसका स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको लिख देना, 12 ज्योतिर्लिंगों में।
12 ज्योतिर्लिंग में एक। उसके बाद है, हाँ, काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। आपको पता है ना, कबीर काशी के रहने वाले थे, लेकिन वहीं से कुछ दूर पर मगहर था। मगहर के संबंध में मान्यता थी लोगों की कि जिसकी मृत्यु मगहर में होती है उसको नरक मिलता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है उसको स्वर्ग मिलता है। तो समाज की इसी रूढ़वादी मान्यता का खंडन करने के लिए कबीर ने अपने अंतिम समय में काशी को छोड़कर मगहर चले गए। अंततः मगहर में ही उनकी मृत्यु होती है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता है, जो वाराणसी है, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली राजधानी भी है। कौन? सांस्कृतिक राजधानी। तो एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी, पहली सांस्कृतिक राजधानी, ये भी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको एक और जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जो वाराणसी है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का मिश्रण है। हिंदू धर्म, हिंदू बौद्ध जैन धर्म का मिश्रण, ब्लेंडिंग ऑफ जैनिज्म, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म का मिश्रण। ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए हाउ यू कैन जस्टिफाई इट, तो पहला क्या है, हिंदुओं में क्या है, मंदिरों का शहर है, सिटीज ऑफ टेम्पल्स। ठीक है ना, विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का केंद्र, विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का केंद्र। बौद्ध में क्या है, महात्मा बुद्ध का जो सारनाथ में, बुद्ध का सारनाथ में प्रथम उपदेश। ठीक है। और जैन धर्म का क्या है, तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। उन 24 तीर्थंकरों में 3 तीर्थंकर का जन्म वाराणसी में होता है। ठीक है ना। जैसे इसमें है पार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ, और एक और है चंद्रप्रभा। ठीक है ना, की जन्मस्थली। की जन्मस्थली। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाराणसी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला देखेंगे। अब यहीं से हम लोग इसको रोक देंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होंगी किस वे में लिखना है। इतना लिखने के बाद क्या करना है, आपको 2 लाइन में निष्कर्ष लिख देना है कि वर्तमान समय में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मतलब लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी है, जो इसके महत्व को दर्शाता है। इतना पर्याप्त है। दैट्स सफिशिएंट। ओके, थैंक यू।